गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसी का दूसरा नाम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। राइट। तो जब हम लोग इस टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है या फिर ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, बेसिकली उसका प्योर वाला डेफिनेशन क्या होता है। मतलब वो एक बार समझ में आ गया ना तो उसके जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं समझने के लिए। राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग। याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग उसके अभी दूसरे दूसरे नाम भी मैं बताऊंगा क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब ही कौन होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। राइट। तो ये टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर इस टाइप के टेक्निक होते हैं जिनमें हम लोग मैनिपुलेट करते हैं जो या हाँ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी होती है वो ऐसे टेक्निक होते हैं जिसमें पहले तो हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या फिर रिकम्बाइन करेंगे, या फिर उसको बोलते हैं रिकम्बाइनिंग ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस टू प्रोड्यूस द न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। मतलब हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस से डीएनए का रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं या फिर डीएनए का मैनिपुलेशन कर रहे हैं ताकि हम लोगों को मिल जाए न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। इसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। राइट। अब ये तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को, वो जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कौन होगा, ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जो कि फॉर्म हुआ है बाय कंबाइनिंग द टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो डीएनए बने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ह्यूमन इंसुलिन जीन होता है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ई कोलाई में। राइट। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्लाज्मिड, फिर प्लाज्मिड के थ्रू हम लोग इस जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द ई कोलाई। तो ये जो ई कोलाई होता है वो बनाता है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। तो एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट जो इंसुलिन होता है वो कौन बनाता है, ह्यूमन जीन। हम लोगों ने ह्यूमन जीन को ट्रांसफर किया बाय द प्लाज्मिड इन द ई कोलाई, और ई कोलाई ने बाद में जो इंसुलिन होता है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और वी कैन कॉल इट एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। राइट। अब यही जो मैंने बताया था कि लोग यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको बोला जाता है सेवरल रिलेटेड टर्म्स, जिसमें जो सबसे पहली टर्म होती है वो कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जो है वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल का, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके। फिर दूसरा होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो अलग अलग सोर्सेस है उसके जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं उसको ज्वाइन करेंगे और बनाएंगे न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर इसी को बोला जाता है, जाना जाता है बाय द नेम ऑफ द जीन मैनिपुलेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे जीन्स को यूजिंग द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो टेक्निक्स होते हैं। नेक्स्ट जो नाम आता है वो होता है जीन क्लोनिंग और द मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द मेनी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द जीन। इसी को जाना जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नाम से, जहाँ पे हम लोग अल्टर मतलब चेंज करेंगे जेनेटिक स्ट्रक्चर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड ट्रेट, या फिर जो डिजायर्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए वो ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जेनेटिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे। और अगर बात करते हैं न्यू जेनेटिक्स की, तो उसमें जो मॉडर्न एप्लीकेशंस होते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो यही है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। गॉट इट। तो ये हो गया। अब
अगर हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तब ये स्टार्ट होती है 1972 से। और 1972 में जो सबसे पहले जो आदमी आए थे जिनका नाम है पॉल बर्ग। पॉल बर्ग थे, इन्होंने सबसे पहले बनाया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन जो सबसे फेमस जो होता है, वो है ये 2 हमारे साइंटिस्ट है। एक का नाम है हॉर्बर्ट बॉयर एंड कोहेन। इन्होंने सक्सेसफुली इंसर्ट किया था फॉरेन डीएनए को इनटू द बैक्टीरिया। इनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। और जो तीसरे हिस्ट्री में जो माइलस्टोन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसमें आते हैं कैरी मुलिस। उन्होंने डेवलप की थी जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो टेक्निक है, जो कि क्लोनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर बहुत मिलियंस एंड बिलियंस जो फ्रैगमेंट्स बनाने होते हैं, एक फ्रैगमेंट के कॉपीज बनानी होती है, उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो कैरी मुलिस इन्होंने डेवलप की थी। तो फिर हम लोग बात करते हैं, तो ये सबसे पहले जो इन सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग थे जिन्होंने ये इंसर्ट किया था डीएनए को इन द बैक्टीरिया, उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो इनका जो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था, तो उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड का नाम है पीएससी 101, और जो दूसरा प्लाज्मिड है वो होता है पीएससी 102, राइट। अब ये जो प्लाज्मिड पीएससी 101 है, इस प्लाज्मिड के अंदर जो एक जीन है, वो जीन होता है, वो कहलाता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज द टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, रेजिस्टेंट जीन होता है, ये होता है। और जो प्लाज्मिड जिसका नाम है पीएससी 102, ये प्लाज्मिड के पास में होता है कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, जिसको कैन आर जीन दिया गया वाला है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके पास में कौन सा वाला है, दैट इज द कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये अगर दोनों भी, अगर इन्होंने किसी भी मतलब यहाँ पे इन्होंने इन दोनों को भी कंबाइन किया, और इन दोनों को भी कंबाइन करने के वजह से फिर जो न्यू कॉम्बिनेशन बना था, वो दोनों भी एंटीबायोटिक के लिए, जैसे टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन रेजिस्टेंस मिल गया था। तो हम लोग लिख देते हैं, दिस इज द टेट्रा साइक्लिन एंड दोनों, दूसरा वाला है हमारा कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जो जीन है वो बन चुका है, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था कोहन एंड हॉर्बर्ट बॉयर ने, राइट। तो जिसमें उन्होंने डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया था। फिर इनका ही जो सेकंड एक्सपेरिमेंट आता है, इन सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये जो साइंटिस्ट थे काफी टैलेंटेड थे। तो उन्होंने क्या किया, जो जीन रहता है, ये जो हम लोगों को फ्रॉग दिखाई दे रहा है, इस फ्रॉग का नाम है जीनोपस लेविस। तो ये जो जीनोपस लेविस था, उसका जो जीन उन्होंने इंसर्ट किया इन द इकोलाई, राइट। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है, वो होते हैं हमारे प्लाज्मिड, राइट। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं, बाय यूजिंग वेक्टर्स दे हैव ट्रांसफर्ड द जीनोपस लाविस, मतलब यहाँ से एक जीन इन्होंने ट्रांसफर किया है ई कोलाई में। तो ई कोलाई ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉग के प्रोटीन का। तो इन्होंने जो सबसे पहला जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो बेस बना के रखे वाला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, तो वो ये 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहन एंड द बॉयर, राइट। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स होते हैं, हम लोग पूरा डिटेल में नहीं देखने वाले। आज हमारे लेक्चर का नाम क्या है, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बेसिक्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसमें ओवरव्यू देखने वाले कि एग्जैक्टली होता क्या है, और
कौन सी चीजें होती है, फिर उनके बारे में नेक्स्ट जो सेशंस रहेंगे उनके एक एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग आउटलाइन देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तब हम लोगों को दिखाई देता है ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है वो फॉलो करता है कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स में, ये हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जनरेट मतलब पहली स्टेप जो आती है वो होती है जनरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट, राइट। जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट का मतलब क्या है, जो भी डिजायर्ड जीन है या फिर जो भी डिजायर्ड फ्रैक्शन ऑफ डीएनए है उसको आइसोलेट करना होता है फ्रॉम द डोनर डीएनए से। जैसे ये हमारा डोनर डीएनए हो गया, वहां से आइसोलेट कर दिया हम लोगों ने, डिजायर्ड जो डीएनए पीस होता है उसको आइसोलेट कर लेंगे। फिर हमारी जो सेकंड स्टेप होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे डीएनए इनटू द वेक्टर। वेक्टर मतलब जो कैरियर्स होते हैं जो एक डीएनए फ्रैगमेंट को होस्ट सेल में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोगों को ये जो डीएनए का पीस होता है उसको वेक्टर में ऐड करना पड़ेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं वी विल इंसर्ट इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। उसके बाद में क्या होगा, ये वेक्टर जो होता है अब इसके पास में भी आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है इसका भी। तो ये जो है वो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो ट्रांसफर करता है टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है अब ये इंट्रोड्यूस हो चुका है इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। फिर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो करता है मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम लोग या फिर वो मतलब मल्टीप्लाई करेगा या फिर मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। और उसके बाद में जो एक्सप्रेशन होता है वो डिजायर्ड प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा, मतलब ये जो जब जीन एक्सप्रेस होगा तब उसके वजह से देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर दैट देयर विल बी द ट्रांसलेशन, एंड जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसर्टेड जीन, राइट। तो ये वाले हमारे स्टेप्स है। तो बेसिक जो स्टेप्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, सबसे पहला डीएनए का जो रिक्वायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट है जिसकी हम लोगों को जरूरत है, फिर उसको सबसे पहले हम लोगों को इंसर्ट करना होता है वेक्टर में, उसको हम लोग बोलेंगे फिर क्लोनिंग वेक्टर्स। उसका टोटल डिफरेंट एक लेक्चर रहेगा। फिर उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इन द होस्ट सेल, जिसको हम लोग बाद में बोलेंगे मेथड्स ऑफ द जीन ट्रांसफर, राइट। फिर हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है क्लोनिंग, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन, एंड सबसे जो लास्ट स्टेप होती है दैट इज द एक्सप्रेशन। अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखना चाहेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको बोला जाता है व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जिसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर टूल्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जो मॉलिक्यूलर टूल्स होते हैं उनमें एक्चुअली में जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं, टूल्स मतलब इसके जो डीएनए को कट वगैरह करना है बाद में जोड़ना है, उसके लिए जो टूल्स होते हैं वो होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स, इनको हम लोग यूज करेंगे और उनके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद में ये सेकंड जो होता है दैट इज द होस्ट सेल्स, ठीक है। होस्ट सेल्स मतलब वो सेल्स रहेंगे जिसमें जो आइसोलेटेड डीएनए फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे और वहां पे होगा मल्टीप्लिकेशन। वो ट्रांसफर करने के लिए मतलब जो हमारे पास में आइसोलेटेड डीएनए का फ्रैगमेंट है उसको ट्रांसफर करना है होस्ट सेल में, उसके लिए हम लोगों को चाहिए रहते हैं वेक्टर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं वी कॉल देम एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स, राइट। और फिर ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं या फिर जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, अब उनके थ्रू जो डीएनए को हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं या फिर जो जीन को ट्रांसफर करने वाले हैं उसको बोला जाता है मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। और पांचवा जो कंपोनेंट होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का
वो होता है जीन की जो क्लोनिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स देखते हैं, आइसोलेशन से लेके मल्टीप्लिकेशन तक, वो सारे जो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वाले स्टेप में। तो बेसिकली कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन-सी चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, उनको बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट रहता है मॉलिक्यूलर टूल्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और मॉलिक्यूलर टूल्स कौन से होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के? तो वो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन से एंजाइम्स हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला एंजाइम होता है वो कहलाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। वो कट करने के लिए होता है। फिर लगाने के लिए, जोड़ने के लिए फिर आता है डीएनए लाइगेज। फिर आता है हमारा तीसरा वाला, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। और लास्ट में जो चौथा टूल मतलब जो चौथा एंजाइम होता है वो कहलाता है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। तो ये हमारे टूल्स हो गए। तो एग्जैक्टली ये कौन सा काम करते हैं, इनके बारे में हम लोग फटाफट ओवरव्यू देख लेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा रहेगा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम होता है, मतलब बेसिकली ये बैक्टीरियल एंजाइम है जो कि एक्ट करता है। देखो, जीन डीएनए है, तो डीएनए का जो आइसो एक छोटा पार्ट होगा जो एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। तो उतना एक पार्ट कट करने के लिए, जैसे ये डीएनए का हम लोगों को इतना पार्ट चाहिए है, तो ये पार्ट कट करने के लिए जो एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम ही क्या होता है? वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कट करेगा, सीजरिंग करेगा, और वो कट करेगा एट द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम हो गया इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लेकिन बैक्टीरिया में इसको कौन सा काम है? मतलब नेचर ने बैक्टीरिया को क्यों दिया वाला है ये वाला एंजाइम? तो ये इसको जब हम लोग ओरिजिनली डिस्कवर किया था बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में इनका फंक्शन था एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द बैक्टीरियोफेजेस। मतलब ये जो बैक्टीरिया के जो वायरसेस होते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, उनके वो वायरसेस भी क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। तो उनके डीएनए को कट करने के लिए या फिर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म कि डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेजेस के डीएनए को, फिर बैक्टीरिया के पास में आया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जिसको हम लोगों ने यूज किया एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, फॉर एग्जाम्पल कौन सा है? ई अको आर आई। तो जाहिर सी बात है ये जो है वो आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द ई कोलाई से, राइट? तो ये जो होता है वो कट करता है डीएनए को एट द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस में। और बाकी के भी जो एग्जांपल है जैसे बीएमएचआई या फिर एचईए3, ऐसे काफी सारे होते हैं। फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडियन न्यूक्लियस होते हैं, उनके जो तीन टाइप्स होते हैं, सॉरी, इनके टोटल जो है वो 4 टाइप्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोजेस के। जिसमें जो सबसे पहला टाइप होता है वो सिंगल एंजाइम, जिसके पास में 3 सब यूनिट्स होते हैं। 3 सब यूनिट के वजह से इसके जो फंक्शंस है वो फंक्शंस में इंक्लूड होता है डीएनए का रिकॉग्निशन, बाद में क्लीवेज एंड द मिथाइलेशन। ये हो गया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप 1। बाद में जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप 2 होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है इन द बायोटेक्नोलॉजी, और ये क्लीव करता है डीएनए को एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस में। मतलब हमारे ज्यादा काम का कौन सा वाला है? टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। उसके बाद में जो टाइप 3 होता है वो एंजाइम होता है विद द 2 सब यूनिट, एंड टाइप 4 होता है वो रिकॉग्नाइज करता है मॉडिफाइड डीएनए के सीक्वेंसेस को। ओके, तो ये वाला पहला वाला टूल था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो अगर कट कर रहे हैं तो उसको फिर लगाना, जोड़ना भी पड़ेगा, स्टिक भी करना पड़ेगा। उसके लिए जो एंजाइम आता है दैट इज द डीएनए लाइगेज।
तो डीएनए लाइगेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि जॉइन करते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स को। तो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस ने इनको काट दिया था। अब आए आ जाएगा हमारा डीएनए लाइगेज, तो ये जो डीएनए लाइगेज है वो डीएनए के 2 फ्रैगमेंट्स को एक साथ में जोड़ेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, ये सील कर रहा है ब्रेक्स इन द डीएनए के बैकबोन में या फिर जॉइन करेगा डीएनए के फ्रैगमेंट्स को। और इसका मैकेनिज्म जो होता है वो सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। वो फॉर्म करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में, जो 3 डैश हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एंड जो 5 डैश फॉस्फेट ग्रुप होता है, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा। So what is the mechanism of DNA ligases? It joins the two fragments of DNA by forming the phosphodiester bond between 3 hydroxyl group and the 5 dash phosphate group, right? तो सिंपल सा ये जो होता है वो एक्ट करता है एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू। उसके बाद में जो थर्ड वाला एंजाइम होता है उसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज को हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग क्लोनिंग, ताकि हम लोग रिमूव कर पाए 5 डैश फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द डीएनए, जिसके वजह से जो सेल्फ लाइगेशन होता है वेक्टर डीएनए का वो प्रिवेंट हो जाएगा, या फिर जो रीसर्कुलाइजेशन होता है प्लाज्मिड का वो भी प्रिवेंट हो जाएगा, राइट? तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो अल्कलाइन अगर फॉस्फेटेज का यूज किया तो क्या निकाल के दे रहा है वो, जो 5 डैश फॉस्फेट ग्रुप ही निकाल के दे रहा है। और 5 डैश फॉस्फेट ग्रुप ही नहीं रहा तो जो डीएनए लाइगेज है वो फिर से ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा इसलिए जो प्लाज्मिड होते हैं, वो प्लाज्मिड जो होते हैं वो यहाँ पे जो सॉरी ये जो प्लाज्मिड होते हैं उनका फिर से रीसर्कुलराइजेशन नहीं हो पाएगा, राइट? तो इसकी वजह से फिर देयर विल बी इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ फॉरेन डीएनए टू, दैट इज उनका इंसर्शन होता है वो वेक्टर में पॉसिबल हो जाता है, राइट? उसके बाद में जो फोर्थ टाइप के आते हैं वो कहलाते हैं हमारे डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, राइट? तो ये जो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स होते हैं ये इनमें कौन से हुए, तो इसमें जो सबसे पहला डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम है उसका नाम होता है न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस का काम क्या होता है, तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो ब्रेक करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ओके? सो this breaks the फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड्स होते हैं इनको ये ब्रेक करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियसेस होते हैं आप लोगों ने इनके नाम सुने हैं। दो टाइप के ये न्यूक्लियसेस होते हैं, एक कहलाता है हमारा इंडोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्सो न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियसेस के कितने टाइप है, दो। पहला वाला होता है वो कहलाता है इंडो न्यूक्लियस, और जो सेकंड वाला होता है वो कहलाता है एक्सो न्यूक्लियस। एज नेम इंडिकेट, तुम भी बता सकते हो कि इंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे जो भी वो कट करेगा, मतलब जो भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट ब्रेक करेगा वो रहेगा इनसाइड द डीएनए, ओके? और यहाँ पे जो एक्सोन्यूक्लियसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, वो जो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे वो होंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, राइट? तो ये हो गया है इंडोन्यूक्लियस एंड द एक्सोन्यूक्लियस। दूसरा वाला जो होता है वो होता है पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज हम लोगों ने पहले भी पढ़ के रखे वाला है। पॉलीमरेज का नाम काम ही क्या होता है, इसका काम ही होता है जो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो सिंथेसिस करना काम होता है पॉलीमरेज का, राइट? तो डीएनए सिंथेसिस हो गया या फिर आरएनए सिंथेसिस हो गया। और तीसरा वाला जो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम होता है वो कहलाता है टर्मिनल ट्रांसफरेज, राइट? तो ये जो टर्मिनल ट्रांसफरेज है उसका काम होता है ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको ऐड करना एट द 3 डैश पोजीशन। तो ये जो होते हैं वो ऐड करते हैं न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड इन द 3 डैश जो टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल में ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं। इस तरीके से ये जो एंजाइम्स है जो कि मॉडिफाई करते हैं डीएनए को, तो ये कहलाते हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम और इस तरीके से कलेक्टिवली ये सारे के सारे जो है वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर टूल्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर अब दूसरा वाला जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है, मतलब इसेंशियल पार्ट है, वो कहलाता है हमारे होस्ट सेल्स। ये होस्ट सेल्स जो होते हैं, जो कि फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज ऑफ द क्लोनिंग। तो हमारे पास में जो होस्ट सेल्स होते हैं, वो बेसिकली 2 टाइप के हम लोग होस्ट सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो पहला होस्ट सेल होता है, वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और जो दूसरे होते हैं वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग यूज करेंगे ई कोलाई या फिर जो बी सबटिलिस होता है दैट इज द बैसिलस सबटिलिस और जो दूसरे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक होस्ट में जो हम लोग यूज करेंगे वो रहेंगे ईस्ट सेल्स रहेंगे, एनिमल सेल्स रहेंगे या फिर प्लांट सेल्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें से जो ई कोलाई होता है ये मोस्ट कॉमन क्लोनिंग वेक्टर होता है। ईस्ट जो है वो उसको हम लोग यूज करते हैं जो यूकैरियोटिक प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए। मैमेलियन सेल्स जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स रहते हैं उनके एक्सप्रेशन के लिए और जो प्लांट सेल होते हैं वो उनको ये हम लोग यूज करेंगे फॉर द मॉडिफाइंग द प्लांट्स जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो दिस इज रिगार्डिंग द होस्ट सेल्स, राइट। होस्ट सेल के बाद में जो तीसरा कंपोनेंट आता है, तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है वेक्टर्स, राइट। ये वेक्टर मतलब जो क्लोनिंग व्हीकल्स होते हैं ये होते हैं हमारे वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में कौन से वेक्टर आते हैं इनके बारे में तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो वेक्टर मतलब वेक्टर का काम क्या होता है, वो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको वो पकड़ के मतलब अपने साथ में वो लेके ट्रांसफर करते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, उनका काम होता है दीज आर कॉल्ड एज द वेक्टर्स, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूँ, दीज आर द वेक्टर्स, राइट। तो वेक्टर्स में जो सबसे पहला वेक्टर होता है वो कहलाता है प्लाज्मिड। दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज, तीसरा होता है कॉजमिड, चौथा होता है दैट इज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर एंड पांचवा होता है वो होता है शटल वेक्टर। अगर हम लोग बस ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि इसका कंप्लीट एक नया सेशन हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पूरी मेथड ही देख रहे हैं तो बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं। प्लाज्मिड मतलब जो होते हैं वो हमारे स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नेचुरली पाए जाते हैं इन द बैक्टीरिया, ओके। और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होते हैं देन द जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उससे इंडिपेंडेंटली ये रेप्लिकेट होते हैं। अगर इनके हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो PBr322 ये प्लाज्मिड को भी हम लोग यूज करते हैं टू कैरी द फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए। दूसरा होता है वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज वेक्टर। बैक्टीरियोफेज वेक्टर का मतलब ये वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को और इंट्रोड्यूस करते हैं फॉरेन डीएनए को इनटू द बैक्टीरियल सेल में, उसके लिए उसको बोला जाएगा बैक्टीरियोफेज वेक्टर। तीसरे होते हैं वो कहलाते हैं कॉस्मिड। कॉस्मिड जो होते हैं वो हाइब्रिड वेक्टर्स होते हैं जिनमें प्लाज्मिड का बैकबोन होता है एंड जो कॉस साइट होते हैं फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ओके। तो जैसे बैक्टीरियोफेज का जो एग्जांपल है दैट इज द लैम्डा फेज वेक्टर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कौन सा हो गया है दैट इज द कॉस्मिड। उसके बाद में जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होते हैं वो इंजीनियर्ड क्रोमोसोम लाइक मतलब इंजीनियर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो वेक्टर्स है वो कैपेबल होते हैं क्लोनिंग द वेरी लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स। और जो शटल वेक्टर्स होते हैं, नाम आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। ये जो शटल वेक्टर्स होते हैं वो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है टू रेप्लिकेट इन द टू डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स में, तो उनको बोला जाता है शटर वेक्टर, ओके। तो जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं बिटवीन द ई कोलाई एंड द ईस्ट या फिर जो मैमेलियन सेल्स होते हैं उनमें हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे वेक्टर्स।
उसके बाद में जो ये तो वेक्टर्स हो गया, फिर आएँगे हमारे मेथड्स ऑफ द जीन ट्रांसफर। मतलब आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है, इनमें हम लोग एक-एक जो कंपोनेंट है, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में सेशन लेने वाले हैं। मतलब हर एक पार्ट के ऊपर हम लोग डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। मेथड्स ऑफ जो जीन ट्रांसफर है, उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? जो जीन है, होस्ट सेल में किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज़ द मेथड्स ऑफ डी जीन ट्रांसफर। तो उसमें जो मेथड्स होते हैं हमारे पास में 6 मेथड्स होते हैं। पहला कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे सिंपली जो डीएनए का अपटेक होता है बाय द बैक्टीरियल सेल बाय यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड एंड द हीट शॉक दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में जो डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर होता है बिटवीन द बैक्टीरिया बाय वाया द सेक्स पिलाई। ओके, तो उसमें एफ प्लस एंड एफ माइनस बैक्टीरिया दोनों भी होते हैं, तो वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी जो मेथड होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में जो इलेक्ट्रिक पल्स होती है वो क्रिएट करती है टेम्परेरीली पोर जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर होता है, जिसके वजह से वहां पे डीएनए की एंट्री अलाउ हो जाती है। सिंपल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स की वजह से जो सेल होता है सेल के मेम्ब्रेन में पोर बन जाएंगे और वहां से डीएनए एंटर हो जाएगा। देन आता है हमारा लाइपोसोम मेडिएटेड। लाइपोसोम मेडिएटेड में जो डीएनए इनक्लोज होता है इन द लिपिड व्हीकल में। ट्रांसडक्शन मेथड वो मेथड होती है जिसमें वो जो वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर किया जाता है, और जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड्स में माइक्रो इंजेक्शन हो गया या फिर जो जीन गन होता है उसका यूटिलाइज किया जाता है। तो ये हो गए हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ द जीन ट्रांसफर। ओके, अब हम लोग जो लास्ट कंपोनेंट होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, वो कहलाता है जीन क्लोनिंग स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोन। तो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं ये क्लोन मतलब क्या होता है। तो क्लोन होता क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर सेल्स या फिर डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो कि अराइज हो रहे हैं फ्रॉम ओनली एंड ओनली सिंगल इंडिविजुअल। इसकी वजह से वो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उनको बोला जाता है क्लोन। अब अगर हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो इसमें जो जीन क्लोनिंग जो स्ट्रेटेजीज होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं सिस्टमैटिक स्टेप्स। तो उन स्टेप्स में आता क्या क्या है कि सबसे पहली स्टेप तो होती है आइसोलेट करना पर्टिकुलर जीन को। उसके बाद में उसको इंसर्ट करना होता है इनटू द वेक्टर। फिर ये वेक्टर लेके जाएगा और उसको इंट्रोड्यूस कर देगा इन द होस्ट सेल। उसके बाद में फिर आइडेंटिफाई भी करना होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को। तो ये कहलाती है हमारी जीन क्लोनिंग स्ट्रेटेजी। तो इस जीन क्लोनिंग जो स्ट्रेटेजी होती है उसके जो मेजर स्टेप्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेजर स्टेप होता है दैट इज जनरेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। मतलब यहाँ पे जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द जीनोमिक डीएनए और फिर उसको एम्पलीफाई करेंगे बाय यूजिंग द टेक्निक सच एज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज इंसर्शन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। तो ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको इंसर्ट कर किया जाएगा इनटू द सुटेबल वेक्टर। तो या तो प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, कॉस्मिड हो गया। उसके लिए जरूरत पड़ेगी द यूज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इन द इंडोन्यूक्लियस एंड द डीएनए लाइगेज की। फिर तीसरे स्टेप में इंट्रोड्यूस करेंगे इन द होस्ट सेल, जिसमें जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाएगा इनटू द होस्ट सेल। और फिर काम की चीज आती है वो कहलाते हैं सिलेक्शन और स्क्रीनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल्स। तो इसमें जो सेल्स जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय यूजिंग सुटेबल मार्कर्स। ओके, जैसे को अगर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है या जो कुछ भी सुटेबल मार्कर्स है उसको अकॉर्डिंगली उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फिर
स्क्रीनिंग उसके लिए हम लोग फिर स्क्रीनिंग टेक्निक भी यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग हो गया या फिर जो कॉलोनी हाइब्रिडाइज़ेशन होता है उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये जो जीन की जो क्लोनिंग है वो क्लोनिंग स्ट्रैटेजीज़ हो गई। उसके बाद में अगर हम लोग चाहेंगे तो पीसीआर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं या फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो हमारे होस्ट सेल्स होते हैं, वो होस्ट सेल्स ये जो होते हैं वो मतलब देखो पहले पीसीआर को तो यूज़ किया हम लोगों ने, पीसीआर को यूज़ करने की वजह से उसके बहुत सारे कॉपीज़ बन गए। देन वेक्टर को यूज़ करके होस्ट सेल में चला गया है। अब होस्ट सेल में ये जो जीन होता है अब वो एक्सप्रेस होगा। अब वो होस्ट सेल कोई भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक कोई भी सेल हो सकता है। उसमें वो जीन एक्सप्रेस होगा और वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है उसको मतलब जो पर्टिकुलर प्रोटीन जो होता है वो प्रोड्यूस करेगा उसके वजह से इट विल गेट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ट्रांसफर्ड डीएनए ओके या फिर ट्रांसफर्ड जीन। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके अगर हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है उसके। हम लोग अगर सिर्फ मेडिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हो गया। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन के लिए या फिर अगर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके जीन थेरेपी के लिए और द प्रोडक्शन ऑफ द मोनोक्लोनल क्लोनल एंटीबॉडीज इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को। तो बेटा आज हम लोगों ने जो पार्ट देखे वाला है उसको हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नाम दिया वाला है बेसिक्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंंग में कौन सी चीजें होती है। फिर हम लोग बाद में के जो सेशंस रहेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें के एक पहले ही चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो कौन सी है, पीसीआर दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग और द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कौन सी चीजें देखने वाली है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके लिए कौन सी चीजों की जरूरत होती है, फिर उसके स्टेप्स कौन से होते हैं और एट द एंड हम लोगों को मिलता क्या है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों ने ओवरव्यू देखा एक सिंपल से एक लेक्चर में जिसको हम लोगों ने नाम दिया वाला है बेसिक्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जिसको हम लोगों ने बोला था बेसिक्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बेसिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया what is the basic meaning of genetic engineering और the recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद में जो न्यू कॉम्बिनेशन का जो डीएनए बनता है उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसके लिए हम लोगों ने क्लासिक एग्जांपल कौन सा देखा था, जिसमें हम लोग ह्यूमन इंसुलिन जीन को इंसर्ट करते हैं ई कोलाई में। उसके बाद में जो ई कोलाई है वो प्रोड्यूस करता है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। उसके लिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको जो इसके लिए हम लोग कई टर्म्स यूज करते हैं जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन मैनिपुलेशन, जीन क्लोनिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन या फिर न्यू जेनेटिक्स भी हम लोग नाम लेते हैं। फिर हम लोगों ने गए थे हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री पॉलबर्ग देन बॉयर एंड कोहेन एंड कैरिमिलिस से, जिसमें जो कॉर्न एंड द बॉयर थे उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में दो प्लाज्मिड थे। पहले प्लाज्मिड जिसका नाम था PSC101, इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था और जो दूसरा प्लाज्मिड है दैट इज PSC102 उसमें कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन था। दोनों को भी कंबाइन करके उन्होंने एक ही ट्रेट का बना दिया है इसमें दोनों भी टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जो फ्रॉग है जिसका नाम है जिनोपस लेविस, उसका जो जिनोपस जीन है वो उन्होंने ट्रांसफर किया ई कोलाई में, जिसके वजह से जो ई कोलाई है वो फ्रॉग के जो प्रोटीन्स है उनको प्रोड्यूस करने लगे। राइट। फिर हम लोगों ने देखा व्हाट इज द आउटलाइन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हो गया है
कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले जो डीएनए फ्रैगमेंट होता है उसको उसको क्या बोलेंगे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद में उसका आइसोलेशन करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में जो हम लोगों को क्वालिटी चाहिए वो वाला डीएनए का फ्रैगमेंट हम लोगों को आइसोलेट करना है। फिर उसको इंसर्ट कर देंगे इनटू द वेक्टर। वेक्टर जो है उसको ट्रांसफर करेगा इनटू द होस्ट। अब होस्ट के अंदर होगा मल्टीप्लिकेशन और द क्लोनिंग और उसके बाद में जो जीन होता है वो या फिर जो डीएनए होता है वो एक्सप्रेस हो जाएगा और उसके बाद में वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है या प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे एंड जो हम लोगों को डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है वो एक्सप्रेस हो जाएगी अब फ्रॉम द इंसर्टेड जीन। तो इस सारी चीजों के लिए कौन सी चीजें की जरूरत होती है उसको बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहला आता है मॉलिक्यूलर टूल्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हिच इन्वॉल्व्स द एंजाइम, जिसमें आते हैं हमारे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो कि इनका काम होता है कट करना डीएनए को और उसके बाद में जो होते हैं डीएनए लाइगेज उनका काम होता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना। तीसरे होते हैं वो कहलाते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो कि रिमूव करते हैं 5' फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द डीएनए और जो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स है उनमें आते हैं न्यूक्लियस जो कि ब्रेक करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर वो इन द डीएनए ब्रेक कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे इंडोन्यूक्लियस और एट द एंड ऑफ द डीएनए कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोन्यूक्लियस। और जो पॉलीमरेज होते हैं वो काम में आते हैं डीएनए के सिंथेसिस में और जो टर्मिनल ट्रांसफरेज होते हैं वो कि ऐड करते हैं न्यूक्लियोटाइड को इन द 3' टर्मिनल पे। उसके बाद में आते हैं हमारे होस्ट सेल के होस्ट सेल्स मतलब फैक्ट्रीज ऑफ क्लोनिंग जो कि दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है प्रोकैरियोटिक होस्ट और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक होस्ट। उसके बाद में वह जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है उसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों को जो वेक्टर होते हैं उन वेक्टर्स को बोला जाता है प्लाज्म। जो वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्लाज्मिड, उसके बाद में बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर एंड द शटल वेक्टर। उसके बाद में कौन से मेथड्स होते हैं जीन ट्रांसफर करने के, तो हम लोगों ने 6 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। एक था ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन। उसके बाद में आए थे लाइपोसोम मेडिएटेड ट्रांसडक्शन एंड द डायरेक्ट ट्रांसफर। तो ये हमारे मेथड थे जीन ट्रांसफर के। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा था जीन क्लोनिंग के स्ट्रेटेजीज मतलब इनमें स्टेप्स देखे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो एक ओवरव्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग उसको हम लोगों ने कवर कर लिया।